तो आज की मेजर न्यूज डील करेगी स्पेसिफिकली कि नो मिलिट्री एक्शन ऑन ग्रीनलैंड, ये यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आई है, ट्रंप की स्टेटमेंट आई है। एंड स्पेसिफिकली इस बार की जो अब 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की परेड है, उसमें वंदे मातरम के लिए एक स्पेसिफिक टैब्लो होगा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स जो है वो अरावलीज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। एंड 22 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फ्रॉम द हिंदू एंड रिलेटेड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज कह रही है वंदे मातरम टू फीचर रिपब्लिक डे परेड टैब्लो। ठीक है, टैब्लो क्या होता है? इन सिंपल वर्ड्स झांकी जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम ऑलरेडी हम सेलिब्रेट भी कर चुके हैं। पार्लियामेंट का जो लास्ट सेशन था वो 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम के लिए भी था। तो अब इसमें क्या है, कंप्लीट मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द सॉन्ग होगी। तो ओरिजिनली हमारे पास जो हम वंदे मातरम गाते हैं उसमें हम 2 स्टैंजास को यूज कर रहे हैं। ठीक है, 2 स्टैंजास को यूज कर रहे हैं, बट ओरिजिनली 6 ओरिजिनल स्टैंजास थे। अब उनको पोर्ट्रे यहां पर किया जाएगा। तो इसी वजह से एक तरह से डिबेट दिखाई जाती है, थोड़ी पॉलिटिकलाइजेशन उसको लेकर हुआ जाता है कि जो उस टाइम पे रूलिंग पार्टी थी कि उन्होंने कंप्लीट पिक्चर को यहाँ पर शो नहीं किया। ठीक है, बट वो हमारा यहाँ पर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है डिस्कशन का। तो जो कल्चरल मिनिस्ट्री की टैब्लो है वो फीचर करेगा कॉम्पोजिशन ऑफ वंदे मातरम, जो कि अब यंग लोग भी सेलिब्रेट करते हुए, सिंग करते हुए जाएंगे, इंस्पायर्ड बाय विष्णु पंत पगनीज वर्जन। एंड उनका अलग वर्जन है जो कि रिवर्स करता है ऑर्डर ऑफ द सॉन्ग को। ठीक है, कि ओरिजिनल स्टांजास जो है एक्सक्लूडेड है ना, उसको अब रिवर्स करके वो गाएंगे। ठीक है, तो ये अब किसका? विष्णु पंत पगनीज का वर्जन है, यानी कि विष्णु पंत पगनी का वर्जन जो है उसको यहाँ पर सिंग किया जाएगा बाय द पीपल या द यंग पीपल दोज हु आर अ पार्ट ऑफ दैट टैब्लो। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं वंदे मातरम से रिलेटेड ही। एंड ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये पीआईबी में पब्लिश हुआ था। तो उससे रिलेटेड जो कंप्लीट ये जो आपको पीडीएफ है ना, मैं आपके जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी पब्लिश कर दूंगी, वहां पे पोस्ट कर दूंगी। तो वहां पर भी आप एक बार इसको पढ़ लेना, गो थ्रू उसको कर लेना। इट वाज फर्स्ट पब्लिश इन द लिटरेरी जर्नल ऑफ बंगादर्शन। सेकंड, बंकिम चंद्र चैटर्जी incorporated the hymn in his novel Anandmat. Which of the statements above is or are correct? So the correct answer is option number C. ठीक है, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं कि सबसे पहले बंकिम चंद्र चैटर्जी ने जब कंपोज किया वंदे मातरम को, इसको पहले पब्लिश कहाँ किया गया था? लिटरेरी जर्नल बंगादर्शन के अंदर 7 नवंबर 1875 को। अब इसको लेटर ऑन इन हिज नॉवल 1882 के अंदर, दैट इज आनंदमठ, उसमें इनकॉर्पोरेट किया गया था। ठीक है, तो ये तो सिंपल सी न्यूज थी, काफी डिटेल में आपको पीआईबी में आर्टिकल में सब कुछ दिया हुआ है। बंकिम चंद्र चैटर्जी के बारे में भी बताया गया है, वंदे मातरम की हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है उसके बारे में भी बताया गया है। तो गो थ्रू दिस आर्टिकल वंस। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज कह रही है कि मोजाम्बिकन राइट्स एक्टिविस्ट टू गेट इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, हर साल इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो है वो अब दिया जाता है। तो इनका नाम क्या है? ग्राका मैचेल। ठीक है, या मैचेल, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहते हैं। तो अब इंटरनेशनल जूरी ने इसको डिसाइड किया है फाइनली। एंड ये फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो शिव शंकर मेनन है वो भी इस जूरी का यहाँ पर पार्ट थे। एंड उन्होंने कहा कि उनको चूज इसलिए किया गया था क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कौन सी फील्ड के अंदर? एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, ह्यूमैनिटेरियन एक्शन एंड डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट भी यहाँ पर किया है। तो अवार्ड उनको यहाँ पर दिया जाएगा, ट्रॉफी दी जाएगी। अवार्ड कितना है? कैश प्राइज ऑफ ₹1 करोड़ एंड साइटेशन एंड ए ट्रॉफी उनको दी जाएगी। स्क्रोल जिसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं, ट्रॉफी जिसको बोलते हैं। तो ये उनको एक ऐसे डिस्टिंग्विश्ड अफ्रीकन स्टेट्स वुमेन एंड ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट की तरह रिकॉग्नाइज किया जा रहा है कि जिन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल की है सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए एंड प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल कम्युनिटीज के लिए। तो सिंपल सी ये बात है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अब आपको यूपीएससी पूछना शुरू कर चुका है, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन आपको यूपीएससी पूछना शुरू कर चुका है ना, जो अब एक एक दो क्वेश्चन है जो कि अब जनरली लोग छोड़ते हैं, गलत करके आते हैं। तो आप उनमें से ही मार्क्स को फेच करके क्या कर सकते हो? बेटर अपना प्री में परफॉर्मेंस दे सकते हो, प्री आने वाला है क्योंकि, है ना। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ये पुलित्जर अवार्ड कैटेगरीज की 2025 की अवार्डीज की लिस्ट है एंड उसकी कैटेगरीज है एंड अवार्डीज कौन से थे अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर मैच करना है। फिक्शन, म्यूजिक, बायोग्राफी, ड्रामा। तो जेसन रॉबर्ट्स, ब्रैंडन जेकब्स एंड सूजी लबारा एंड देन पर्सिवल एवरेट। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कि फिक्शन के केस में पर्सिवल एवरेट जो है उनको मिला था अवार्ड, म्यूजिक में सूजी लबारा को मिला, देन बायोग्राफी के केस में अगर आप देखो जेसन रॉबर्ट्स एंड ड्रामा के केस में अगर आप देखो ब्रैंडन जेकब जेंकिंस को ये अवार्ड दिया गया था। पुलित्जर अवार्ड जो है वो सोलली यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर दिए जाते हैं। सबसे पहली बार ये 1917 के अंदर दिए गए थे। क्यों? क्योंकि जो जोसेफ पुलित्जर हैं वो एक जर्नलिस्ट ही थे बेसिकली, है ना। तो अब वो चाहते थे कि जर्नलिज्म एंड लिटरेरी आर्ट्स के अंदर रिकॉग्निशन मिल सके। तो इसी वजह से ये जो 1917 के अंदर ये जो अवार्ड्स हैं वो
इंस्टीट्यूट किए गए थे, ठीक है। वर्क इन जर्नलिज्म, लिटरेचर, ड्रामा, म्यूजिक इन द यूनाइटेड स्टेट्स। अब आपको एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ, क्योंकि लास्ट लाइन यहाँ पर दी गई है, विनर्स को सर्टिफिकेट मिलता है, कैश अवार्ड मिलता है, पब्लिक सर्विस कैटेगरी के अंदर एक गोल्ड मेडल मिलता है। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर मुझे यहाँ पर देना है कि जो कैश अवार्ड है ये कितना दिया जाता है, ठीक है। इसको रिसर्च करो, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ो एंड उसके अकॉर्डिंगली मेरे को आंसर बताना। देन सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर एंड दिल्ली टू सबमिट सेंट्रल एक्शन प्लान ऑन कर्बिंग एयर पोल्यूशन। तो अभी एयर पोल्यूशन का मुद्दा थोड़ा सा तो कम होता हुआ नजर आता है, बट आप ये देखो कि हर साल की ये कहानी है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हर साल जैसे ही ये नवंबर अक्टूबर वाला मौसम आना शुरू होता है कि ये हर साल हम कहानी अब रिपीट नहीं करना चाहते, ठीक है। तो उन्होंने CAQM को भी इंक्लूड कर लिया इसके अंदर। उन्होंने बोला है कि दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर एक इस तरीके से जो हमारा कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उनको साथ में मिलाकर आप इस तरीके के सोर्सेज जो है इनको रिकॉग्नाइज कीजिए। क्योंकि लास्ट टाइम हमने जब ये मुद्दा छोड़ा था एयर क्वालिटी का, वहां पर हमने ये डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट कहीं पे फिगर आउट नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन दिल्ली के अंदर है ही क्या। कुछ लोग बोल रहे हैं व्हीकलर एमिशंस है, कुछ कह रहे हैं स्टबल बर्निंग है, कुछ कहते हैं कि अब इंडस्ट्री की वजह से हो रहा है। अब स्टबल बर्निंग तो काफी हद तक कर्ब कर ली गई इस साल, ठीक है। एंड व्हीकल्स के लिए अगर आप देखो तो हमारे पास वेरियस उन्होंने आइडियाज लगाए यहाँ पर कि व्हीकल्स की एंट्री को भी बैन किया गया। उसके बाद भी आप देखो कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस है जिस वजह से हमारी एयर क्वालिटी जो है मेंटेन ही नहीं हो पाई। तो उन्होंने बोला अब फाइनली अब आपके पास ये 6 से 8 महीने का टाइम होगा, जब ये सर्दियों का टाइम निकल जाएगा तो आप एग्जैक्टली यहाँ पर सर्च कीजिए कि प्रॉब्लम क्या है, ढूंढिए उसको एंड उसके बाद जाके एक एक्शन प्लान आपका क्या होगा वो आप हमें सबमिट कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट आपको बता दिया है। उन्होंने फेज आउट किया है पोल्यूशन को लेकर व्हीकल्स फ्रॉम दिल्ली एनसीआर, फोर्टिफाई करने के लिए कहा है पोल्यूशन अंडर कंट्रोल रिजीम एंड ऑगमेंटेशन ऑफ रेल ट्रांसपोर्टेशन, मेट्रो मॉडल्स, रिवाइज इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ये सब चीज़ों को आप इनकलकेट कीजिए कि क्या ये एक्चुअली में एनालिसिस का पार्ट आपके हैं, तो किस हद तक ये जो है वो एयर क्वालिटी को यहाँ पर यू कैन से कि खराब कर रहे हैं, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज कीजिए। तो यही मेटा एनालिसिस ऑफ द स्टडीज 2015 से 2025 की ये बोलती है कि पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली के अंदर 2.5 जो है टू अ मिक्स ऑफ प्राइमरी एमिशंस एंड सेकेंडरी पार्टिकुलेट फॉर फॉर्मेशन ऑफ नेचुरल सोर्सेज विद इन द नेचुरल कैपिटल रीजन। तो उन्होंने यही बात बोली कि पार्टिकुलेट मैटर जो है ना वो प्राइमरी एमिशंस की वजह से यहाँ पर है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 क्या कर रहा है, एक तरह से एक ऐसी आपको डिफरेंट सरफेस एरिया, जैसे ये पर्टिकुलेट मैटर है फॉर एग्जांपल, है ना, तो यहाँ पे एक सरफेस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, सरफेस प्रोवाइड कर रहा है फॉर द यू कैन से कि फॉग, जिसको अब यहाँ पर फॉर्मेशन होने के लिए, स्लीट की फॉर्मेशन के लिए हमें जो एक चाहिए होता है, सरफेस चाहिए होता है, वो यहाँ पर पर्टिकुलेट मैटर भी आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो इस वजह से भी पोल्यूशन लेवल जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि जो मेजर्स CAQM के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं वो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब्स को यहाँ पर, जिसमें कनेक्शन किससे, मेट्रो से दिया जा सके, रीजनल रैपिड ट्रांजिशन टर्म के जो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करता है, उसके रिगार्डिंग ही इसको बनाया जाएगा, है ना। कि CAQM की रिपोर्ट तो ये आ चुकी है, बट अब सरकार एंड दिल्ली गवर्नमेंट, सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड दिल्ली गवर्नमेंट दोनों के हाथ में ये बात छोड़ी गई है कि आप फाइनली डिसाइड कीजिए कि इस बार आपको क्या करना है। उन्होंने बोला कि EV स्टेशन जो है उनको यहाँ पर एक्सपैंड किया जा सके एंड अगर आपको व्हीकलर एमिशंस कम करने हैं तो ऑल्टरनेटिव्स के लिए आपको यहाँ पर प्लान करना पड़ेगा कि जो पैसेंजर्स हैं वो मेट्रो को ज़्यादा यूज़ करें, क्योंकि मेट्रो जो है इलेक्ट्रिसिटी से यूज़ हो रही है ना, चलती है ना मेजरली। तो अब उस चीज़ के लिए ऑल्टरनेटिव्स लोग ढूंढें एंड जो व्हीकलर एमिशंस है उसको किस तरीके से आप कम करोगे, तो रियल टाइम जो पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसको भी आप बिल्ड करोगे, क्योंकि इंसेंटिव जो है टू ओनर्स फॉर स्क्रैपिंग देयर ओल्ड व्हीकल्स एंड एक्सपैंड करना टू EV स्ट्रक्चर, ये सब के लिए आपको सरकार को अब लोगों को मनाना कैसे है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें नहीं पता, हमें अब एक्शन चाहिए। तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पर ना आपको ये देखना है, स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ना, बट विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट एज पर WHO डेटा, ठीक है, क्योंकि WHO जो डेटा है वो टाइमली पब्लिश भी करता रहता है, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चंस आ भी जाते हैं। क्योंकि अगर आप मेजरली मैं आपको ये पोल्यूटेंट्स के बारे में बार बार पूछती हूँ वो आता है, बट मैं वो रिपीटेटिव क्वेश्चंस आपको अब नहीं पूछना चाहती, क्योंकि मुझे लगता है वो बेसिक्स आपको क्लियर हो चुके हैं। प्लस अगर आप कहीं से कोचिंग ले रहे हो, पढ़ रहे हो, आपको वो चीज़ों के बारे में क्लैरिटी होगी। बट ऐसे क्वेश्चन जो कि पूछे जाते हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, आपके लिए बाउंसर क्वेश्चन होंगे, बट अगर आपने इसको डिस्कस किया होगा, एटलीस्ट आपको आइडिया होगा, आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। पहली स्टेटमेंट कह रही है कि ओनली 78% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू हैव एक्सेस टू क्लीन कुकिंग बाय 2030। सेकंड, household air pollution exposure leads to communicable diseases. Which of the statements above is or are correct as per the WHO data? So the correct answer is option number A. ठीक है, 78% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि वो उनके पास क्लीन कुकिंग जो फ्यूल है, जो एक्सेस है वो उनके पास होगा।
सेकंड है कि हाउस होल्ड एयर पोल्यूशन एक्सपोजर जो है वो कम्युनिकेबल डिजीजेस नहीं देता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस देता है, ठीक है, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, इस्मैक हार्ट डिजीज हो गई, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो गई, लंग कैंसर हो गया, ये इसी वजह से होता है क्योंकि क्लीन कुकिंग फ्यूल जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है ना, आंखों के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये मेजर जो चीज़ें हैं यहाँ पर आपको बताई गई हैं। उसके बाद यहाँ पर ये बताया गया एट करंट रेट 78% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है उनको एक्सेस मिलेगा क्लीन कुकिंग ऑयल का बाय क्लीन कुकिंग फ्यूल का बाय 2030। एंड उसके अलावा की जो फैक्ट्स हैं वो आपको मैंने बता दिया, 16 दिसंबर 2025 को WHO की वेबसाइट पे अपडेट हुआ है, तो लेटेस्ट डेटा अभी उनकी तरफ से यही आया है, तो इसको एक बार गो थ्रू करना। देन मल्टी डिसिप्लिनरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स टू डिफाइन अरावलीज। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिक्चर में आया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही इनिशियल अपनी एक जजमेंट दी थी, न्यूज़ आपको पूरी हिस्ट्री बता रहा है, वही मैं आपको डिस्कस कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोला था कि जो अरावलीज है उसको डिफाइन किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट अरावलीज को डिफाइन करे एंड उसी कोई डेफिनेशन के बेसिस पे ही जो माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटी है अरावलीज के अंदर वो कंटिन्यू की जा सकती है ना। एंड जो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पे डेफिनेशन दी उसको सुप्रीम कोर्ट को लगा कि वो बिल्कुल सही है ना। एंड उसके बाद क्या होता है कि उसके अंदर डिस्क्रिपेंसीज देखने को मिली व्हेन इट कम्स टू अरावली रेंज की डेफिनेशन एंड अरावलीज की डेफिनेशन। अब अरावलीज 4 स्टेट्स ऑफ इंडिया से पास होकर जाती हैं, है ना, तो ये चारों स्टेट्स के अंदर जो अरावलीज है उसके अंदर अरावली रेंज की जो मैक्सिमम अब हाइट कह सकते हो 500 मीटर्स जो है वो कंसिडर की गई, ठीक है, एंड 100 मीटर्स नॉर्मल अरावली के लिए यहाँ पर कंसिडर की गई। अब इसके अंदर लूप होल्स थे बहुत ज्यादा, जिस वजह से मुद्दा वापस से भड़क जाता है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमने जो डिसीजन दिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीजें डिसाइड करनी चाहिए, हमने अप्रूवल भी दिया कि हमें अलाउ कर देने चाहिए, ऑल्दो सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पे यही बोला था कि अरावलीज के लिए 0.19% ही ऐसी जगह होगी जहां पर अब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ माइनिंग और क्वेरिंग एक्टिविटी जो है वो कैरी आउट की जाएगी अरावलीज के अंदर, है ना। अब कोई नया लाइसेंस जो है यहाँ पर इशू नहीं किया जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी बोला था, बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अच्छा ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर आगे, न्यूज़पेपर कटिंग्स एंड एवरीथिंग, तो सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट ने लिया यहाँ पर, है ना। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद अब उन्होंने बोला कि हाँ डिस्क्रिपेंसीज तो यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। अब उसके बाद का अपडेट जो है मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि हमारी जो अरावलीज है वो हमने 12,081 रिकॉग्नाइज की हैं जो हिल्स हैं अरावलीज के अंदर अभी के हिसाब से। तो अगर हम इस ओरिजिनल डेफिनेशन को कंसिडर करते हैं ना, तो सिर्फ और सिर्फ अरावलीज का पार्ट सिर्फ 1048 अरावली हिल्स या रेंज का पार्ट ही बनेगा, बाकी जो है बची हुई वो अरावलीज का पार्ट ही नहीं बनेगी। सो दैट एक्चुअली मीन्स कि डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट करती है। तो उसके अंदर अब क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स बुलाएंगे, ठीक है, बुलाएंगे भी, प्लस उन्होंने पब्लिक ओपिनियन देने के लिए भी यहाँ पर बोला है कि कोई भी ऐसा एक्सपर्ट या कोई भी अगर आप रिसर्च स्कॉलर हो या कोई भी आप व्यक्ति हो तो आप अपना यहाँ पर ओपिनियन जो है वो दे सकते हो। वो ओपिनियन के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि किस तरीके से हमें अरावलीज को डिफाइन करना चाहिए ताकि मैक्सिमम कवरेज इस एरिया की हम दे सकें एंड अरावलीज की प्रोटेक्शन भी हो सके एंड माइनिंग एंड क्वेरिंग एक्टिविटीज को भी इजीली कैरी आउट किया जा सके। बट तब तक सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हमने इस ऑर्डर के ऊपर यहाँ पर स्टे लगाया था ये स्टे तब तक वैलिड रहेगा जब तक सुप्रीम कोर्ट नया कोई डिसीजन यहाँ पर नहीं दे देता रिगार्डिंग द अरावलीज कॉन्टेक्स्ट। तो यही चीज आपको बताई गई है, प्लस जो कपिल सिब्बल हैं उन्होंने एक अपना यहाँ पर ओपिनियन जो है उन्होंने दिया है, पॉलिटिशियन के साथ साथ वो एक वकील भी है, तो उन्होंने बोला है कि अरावलीज को आपको डिफाइन करने का कोई मतलब नहीं बनता, कि अरावलीज को सिंगल हैंडेडली अगर आप डिफाइन करना शुरू करोगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देयर इज नो पैरामीटर बेस्ड ऑन विच यू कैन डिफाइन अ माउंटेन, कि जैसे आप हिमालयस की बात करते हो, है ना, हिमालयस को ऑल टुगेदर आप एक प्रॉपर रेंज के अंदर या एक प्रॉपर डायामीटर के अंदर, एक टाइम फ्रेम के अंदर, या आप कह सकते हो कि एक नंबर के अंदर डिफाइन करने की कोशिश करोगे तो वो कहीं पर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने बोला कि कोई फायदा नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू कंटिन्यू, सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने सिर्फ ये अपना हिदायत दी थी, मानना ना मानना सुप्रीम कोर्ट की मर्जी है। तो उन्होंने यहाँ पर लोगों से, पब्लिक ओपिनियन, एक्सपर्ट्स से, रिसर्चर्स से, अब उसी तरीके से जो मल्टी डिसिप्लिनरी कमेटी है, जो टीम है, उसको यहाँ पर बनाया जाएगा एंड वो डिसाइड करेंगे एंड उसी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट आने वाले टाइम में डिसीजन देगा अनटिल एंड अनलेस। अब उसके बाद जो अगर आप देखो तब तक ये स्टे लगा हुआ है अभी तक जो ऑर्डर दिया है। तो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग। असर्शन कह रही है कि अरावलीज हैव एन इम्पैक्ट अपॉन द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड बियॉन्ड। रीजन क्या कह रहा है? इट प्रोटेक्ट्स द फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज फ्रॉम कोल्ड वेस्टर्ली विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। चूज द करेक्ट आंसर। आपको कोड सिलेक्ट यहाँ पर करना है कि कौन सा सही है A B C D में से। तो अब एक बार देख लीजिए इसको, मैं 2 मिनट का पॉज ले लेती हूँ यहाँ पर। एक्चुअली मैं 2 मिनट का पॉज नहीं लेना था वैसे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो यहाँ पर अरावलीज की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बस ये बताना चाहती हूँ कि अरावलीज की जब हम बात कर रहे हैं तो उसका सिर्फ और सिर्फ मानसून सीजन के अंदर ही हमारे ऊपर हेल्पफुल जो या इम्पैक्ट नहीं है, वो कोल्ड यानी कि जो हार्श विंटर क्लाइमेट्स होती है ना, उस टाइम पे भी हमें बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट थी रीजनिंग की, दिस वॉज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द विंटर सीजन।
ठीक है, विंटर सीजन के लिए कॉन्टेक्स्ट में भी ये थी। तो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपको, ये गवर्नमेंट की साइड से ही डेटा मैंने लिया है। अरावली माउंटेन रेंज जो है हमारी क्या है, ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। 800 किलोमीटर्स है, 4 स्टेट्स मैंने आपको बता ही दिया था, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा एंड राजस्थान से पास होकर निकलती है। हाईएस्ट पीक हम डिस्कस कर चुके हैं, गुरु शिखर हम इसको बोलते हैं, माउंट आबू के अंदर ये है। तो इम्पैक्ट क्लाइमेट पे क्या है कि क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड बियॉन्ड को ये फ्रेम करती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अरावली आपको ब्लू कलर की लाइन में बताई गई है ना। अब मॉनसून्स के टाइम पे क्या होता है, हमारी जो विंड्स आती हैं, है ना, अब वो क्या है, अब मॉनसून्स के टाइम पे स्पेसिफिकली अगर आप बे ऑफ बंगाल की यहाँ पर बात करते हो या इवन अरेबियन सी की बात करते हो, बे ऑफ बंगाल ब्रांच हमारे पास ईस्टर्न साइड से आती है, अरेबियन सी ब्रांच के साथ तो ये पैरेलली यहाँ पर चलती है ना। तो जिस वजह से अब हमारे पास यहाँ पर हिमालयस की प्रेजेंस की वजह से जो एग्जिस्ट करते हैं हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर मॉनसून सीजन, है ना। तो अब पहली बात यही है कि मॉनसून में जो अरावली रेंज है वो जेंटली गाइड करती है मॉनसून मॉनसून विंड्स को ईस्टवर्ड्स, है ना। तो ईस्टवर्ड्स हल्का सा गाइड करती है, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो मॉनसून पैटर्न है वो फॉर्म होता है। अब अकॉर्डिंगली अगर आप देखो सेंट्रल रीजन के अंदर, दिस इज योर पाकिस्तान, एंड इसके बाद आप देखोगे कि आपका सेंट्रल एशिया वाला रीजन आ जाता है, वो एरिया। एंड स्पेसिफिकली अगर आप अफगानिस्तान के अंदर देखो तो मेजरली क्या है वहां पर, अब ठंडी विंड्स ही हैं, कोल्ड विंड्स ही एग्जिस्ट करती हैं, क्योंकि माउंटेन रेंजेस वहां पर भी एग्जिस्ट करती हैं। तो सर्दियों के टाइम पे ये अब फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज, अब वो इस साइड पे फॉल करती हैं। फर्टाइल रिवर एलुवियल वैलीज जो है हमारी, वो कौन से साइड पे, ईस्टर्न साइड ऑफ द अरावलीज पे हैं। तो उस टाइम पे जो अरावलीज हैं, इस विंड्स को जो आती है इन द विंटर्स, उसके पैरेलली यहाँ पर नहीं चलती हैं, परपेंडिकुलरली वो उनको रोक देती हैं, है ना। तो इसी वजह से जो हमारी फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स है, जो रिवर्स हैं, वो अब विंटर की जो ठंड है, या आप कह सकते हो सेंट्रल एशिया से आने वाली जो वेस्टर्ली विंड्स हैं, उनको रोक देती हैं, है ना। तो इस वजह से हमारी जो रिवर्स है वो पेरिनियलियन नेचर है। अगर ये अरावलीज एग्जिस्ट ना करती, हमारा मॉनसून पैटर्न चेंज होता, जो कि अब समर सीजन के अंदर होता है, उसके बाद हमारे विंटर सीजन के अंदर भी अगर आप देखो अरावलीज एग्जिस्ट ना करे तो हमारे सेंट्रल इंडिया के आसपास कहीं पे बहुत ज्यादा ठंड एंड रिवर्स जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स पे भी हो सकता है पहुंच जाती। तो इसी वजह से अरावलीज को बचाना या इवन उनकी कॉन्जर्वेशन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Then Trump calls for immediate talks on Greenland but rules out the use of force. तो अब उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने यही चीज के बारे में बोला कि जो नेटो है, अब उसको लेकर अगर आप देखो कि नेटो की प्रेजेंस उन्होंने बोली वो पॉसिबल तभी है कि नेटो पावरफुल तभी दिखेगा जब यूएस की प्रेजेंस होगी। उन्होंने बोला कि अगर यूएस है तो नेटो है, अगर यूएस नहीं है तो नेटो कहीं पे एग्जिस्ट भी नहीं करता, ठीक है। बट उन्होंने ये बोला कि हमें इमीडिएट टॉक्स रखनी है डेनमार्क के सामने ग्रीनलैंड की एक्विजिशन के लिए, एंड उन्होंने डायरेक्टली यहाँ पर बोला है, उन्होंने बोला है कि यूएस से जो है वो अनस्टॉपेबल फोर्स जो है वो उनके पास है, यूएस के पास है, एग्जिस्ट करती है उनके पास, बट इसी वजह से वो यहाँ पर आर्कटिक को या आर्कटिक लैंड को फ्रॉम डेनमार्क लेने की जरूरत उनको यहाँ पर नहीं है। फोर्स से हम यूज कर सकते हैं, फोर्स यूज कर सकते हैं, बट हम लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को भी लेकर चल रहे हैं, तो उसकी वजह से कोई फायदा नहीं होने वाला। उन्होंने बोला कि हमारे नेशनल और इवन की इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए भी अगर आप देखो, या वर्ल्ड ऑर्डर को भी मेंटेन करने की जहां पर जरूरत है, तो हमें ग्रीनलैंड को यूएसए को एक्वायर करने देना चाहिए, कि यूनाइटेड स्टेट्स अलोन इज दैट स्पेसिफिक एंटिटी और द कंट्री जो कि इस जायंट पीस ऑफ आइस को यहाँ पर प्रिजर्व करके रख सकता है, ये उनकी स्टेटमेंट है। उन्होंने बोला कि इमीडिएट नेगोशिएशंस हम चाहते हैं ग्रीनलैंड की विद रिस्पेक्ट टू डेनमार्क, एंड यही उन्होंने बोला कि अब हम अप्रिशिएट करेंगे कि आप इजीली गिवन कर दीजिए, अगर आप नहीं करोगे तो हम क्या कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे, उन्होंने बोला कि वी विल रिमेंबर, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि एक स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर अमेरिका मीन्स अ स्ट्रॉन्ग नेटो, ये चीज उन्होंने यहाँ पर बोली। बट मिस्टर ट्रंप ने यहाँ पर रूल आउट कर दिया कि कोई भी मिलिट्री थ्रेट जो है वो नेटो से रिलेटेड या डेनमार्क से रिलेटेड या ग्रीनलैंड से रिलेटेड हम कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, बट वी प्रोबेबली वोंट फॉरगेट एनीथिंग, ठीक है, कि हम भूलेंगे नहीं उस चीज को, अनलेस आई डिसाइड टू यूज एक्सेसिव स्ट्रेंथ एंड फोर्स वेयर वी वुड बी फ्रैंकली अनस्टॉपेबल, बट आई वोंट डू दैट, कि हम अगर मैंने अब मिलिट्री एक्शन लेने को मैं ले सकता हूं, बट उसके बाद हम अनस्टॉपेबल होंगे, एंड मैं उस चीज पे जाना नहीं चाहता कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो जाएगा फिर वो, है ना। तो इसी वजह से हम ये थॉटफुल डिप्लोमेसी के थ्रू इसको इजीली कैरी आउट करना चाहते हैं। एंड नेटो जो है उन्होंने बोला कि हम एक्सरसाइज करेंगे इन ग्रीनलैंड एंड इट्स रेडी टू कंट्रीब्यूट टू इट, ठीक है, कि ग्रीनलैंड को बचाने के लिए हमने यहाँ पर यूएसए को नहीं देना चाहते वो रीजन, कि किसी भी तरीके से अगर कॉन्ट्रीब्यूशन हमारी हो सकती है नेटो नेशंस की, तो हम मनाने की कोशिश करेंगे अमेरिका को कि नेटो जो है वो डेनमार्क की ही धरोहर है, उनके पास ही रहनी चाहिए। तो ग्रीनलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि उनकी टाइनी पॉपुलेशन 57,000 की, दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर मिलिट्री फोर्स। तो उनको लग रहा है कि यहाँ पर ट्रंप उनको झांसा दे रहे हैं कि किसी भी तरीके से मिलिट्री एक्शन नहीं लेंगे, बट अगर हम तो पूरी तरह से प्रिपेयर्ड हैं कि 57,000 जो लोग हैं हम मिलिट्री एक्शन के लिए यहाँ पर तैयार हैं, कि हमें प्रिपेयर होना पड़ेगा पहले से ही, कि ट्रंप का कोई आइडिया या प्लान जो है किसी तरीके से कब चेंज हो जाए कुछ नहीं पता लगता। देन इंडिया मल्स ट्रंप गाजा बोर्ड इनवाइट एज इजराइल यूएई लीडर्स ज्वाइन।
तो अब यूएई, इजराइल, ये सब तो ज्वाइन कर ही रहे हैं। इजराइल की तो मैंने आपको कल ही कहानी बता दी थी, है ना। तो अब इंडिया के पास भी जब ये आया, आप कह सकते हो इनवाइट, तो इंडिया जो अभी स्क्रूटनाइज करना चाहता है इसको, सिमिलर ऑन द लाइंस ऑफ कि रशिया अभी या बेलारूस जो कर रहे हैं, है ना। तो अभी उसके अलावा यहाँ पर और बहुत सारे नेशंस हैं जिन्होंने ये इन्विटेशन को एक्सेप्ट भी कर लिया है। पहली चीज़ है कि सऊदी अरेबिया, तुर्की, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, कतर एंड यूएई, इन्होंने यहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया है इसके इन्विटेशन को। एंड इजराइल के प्राइम मिनिस्टर जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इसको ज्वाइन कर लिया है। बट यहाँ पर ना इंडिया जो है वो चाहते हैं कि हम एक डीपर एंगेजमेंट दे विद द रीजन एंड इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या है कि आप देखो कि बेंजामिन नेतन्याहू है, उनका भी इंडिया आना भी ड्यू है, ठीक है। प्लस अब अगर आप गाजा जो बोर्ड है या जो अब आप कह सकते हो पीस बोर्ड है, उसके अंदर अगर आप एक्सेप्ट कर भी लेते हो तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा, है ना। वो पैसा डेवलपमेंट फॉर गाजा यहाँ पर होगा ही होगा। बट एक और चीज़ है कि अगर आप इसका पार्ट बन जाते हो, दैट मीन्स दैट यू आर फॉर्मली एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि हम 2 नेशन थ्योरी के अंदर बिलीव कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, ये अगर एप्लीकेबल हो भी सपोज, है ना, तो पहले ऑलरेडी इंडिया और पाकिस्तान जो है वो अलग हो चुके हैं, तो वो 2 नेशन थ्योरी को हम कब से अपोज करते हैं कि हम डिवीजन के अंदर बिलीव नहीं करते। प्लस अगर पास्ट के बाद अगर हम यहाँ पर प्रेजेंट एंड इवन फ्यूचर की भी बात करें, फिर अरुणाचल प्रदेश का मुद्दा भी उठ सकता है, फिर JNK का मुद्दा भी उठ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को मतलब यहाँ पर इंडिया चाहता है स्क्रूटनाइज करना कि किस तरीके से ये जो बोर्ड है इंडिया के ऊपर आने वाले टाइम में उल्टा पड़ सकता है ना। तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखते हुए इंडिया चाहती है कि हम अभी थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करना चाहते हैं कि बोर्ड का मेंबर बनने से, एक्सेप्ट करने से क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे ऊपर भी उल्टी पड़ सकती हैं आने वाले टाइम में। प्लस उसके अलावा इसका इम्पैक्ट जियोपॉलिटिकली क्या होगा उसको देखने की जरूरत है। तो अब जो न्यू दिल्ली है, मतलब इंडिया विल होस्ट फॉरेन मिनिस्टर्स की जो 22 मेंबर की लीग ऑफ अरब स्टेट्स को, एंड जो गवर्नमेंट है वो एक्सपेक्टेड है टू कंसल्ट मेनी ऑफ इट्स क्लोज पार्टनर्स कि वो गाजा पीस प्रपोजल को यहाँ पर एक्सेप्ट करे भी या ना करे, जो कि अब USA के द्वारा यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। तो वेस्ट एशिया यहाँ पर PM मोदी को विजिट भी करना है, अकॉर्डिंगली वहां पर भी वो अब इजराइल के जो अब आप कह सकते हो बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने भी इंडिया आना है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूं। अब 2017 के अंदर आप लास्ट देखोगे कि बेंजामिन नेतन्याहू इंडिया आए थे। उसके बाद अब पैलेस्टीन जो है 2018 के अंदर, मोदी जी जो है 2017 में इजराइल गए थे एंड 2018 में पैलेस्टीन गए थे। उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू जो है उनका भी इंडिया आना भी ड्यू है। तो जो है उनका लॉन्ग पेंडिंग जो अभी प्लान है वो भी यहाँ पर पता नहीं है कब तक होगा, बट अब उससे पहले अगर साइन कर दो तो इजराइल और इंडिया के जो टाइज है वो भी खराब हो सकते हैं, जो कि बहुत टाइम से अच्छे चलते जा रहे हैं, है ना। तो अभी 2 स्टेट सोल्यूशन के लिए जो लीडर्स हैं 60 कंट्रीज के, जिसके अंदर इंडिया, रशिया, चाइना, टर्की एंड अर्जेंटीना, ब्राजील, पाकिस्तान एंड सेवरल वेस्ट एशियन यूरोपियन कंट्रीज जो है उनको यहाँ पर इन्वाइट किया गया था, है ना। उनमें से सर्टन ऑफ देम दे एक्सेप्टेड इट। तो इंडिया जो है सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर 2 स्टेट सोल्यूशन को। इवन यूनाइटेड नेशंस के अंदर भी इंडिया ने इसके लिए फॉर अगे यहाँ पर वोट किया था, है ना। तो बट फिर भी अब इंडिया चाहता है कि एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस मॉडल जो है वो किस तरीके से लेकर आया जा सके, क्योंकि अब बहुत सारे नेशन है, फिर से यहाँ खिचड़ी पकने वाली है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब पैसा भी हो, गवर्नेंस भी हो, है ना। कॉर्पोरेट तरीके से उसको किस तरीके से मैनेज किया जा सके कि इकोनॉमिक पैसा भी लग रहा है आपका, है ना, इनिशियली मेंबरशिप परमानेंट लेने के लिए, तो वो आप किस तरीके से मैनेज कर पाओगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा। कि $1 बिलियन फी जो है परमानेंट मेंबर बनने के लिए, वो भी थोड़ा सा ट्रबलिंग है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है ये। कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी सजेशन है कि जो पीस मॉडल है वो एक ऑल्टरनेटिव हो सकता है टू द यूनाइटेड नेशंस। तो वो आगे कैसे पिक्चर में आएगा वो चीज़ों को देखना पड़ेगा। एंड ये एक क्लियर प्रिंसिपल्स के ऊपर चल रहा है फॉर इंटरनेशनल लॉ, जो कि डिफाइन करता है लिमिटेड मैंडेट एंड कंसिस्टेंसी विद एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क, पर्टिकुलरली द यूनाइटेड नेशंस। यही अब किसकी स्टेटमेंट थी? ये ट्रंप की स्टेटमेंट थी। तो उन्होंने बोला कि अब अवॉइड करना चाहता है इंडिया कोई भी ओपन एंडेड या प्रेसिडेंट सेटिंग अरेंजमेंट, कि एक तो UN की यहाँ पर वैलिडिटी क्वेश्चन की जा रही है टाइम एंड अगेन, सिक्योरिटी काउंसिल एंड ऑल टुगेदर यूनाइटेड नेशंस की भी, एंड उसके बाद 2 नेशन थ्योरी के ऊपर एक तरह से ठप्पा लग जाएगा, जो इंडिया के लिए आने वाले टाइम में मुसीबत खड़ी कर सकता है ना। तो मल्टीपल चीज़ों के ऊपर इंडिया चाहता है पहले इसको एनालाइज करना कि किस तरीके से पीस प्लान जो है वो काम करेगा नहीं करेगा वो नहीं पता है। तो कंट्रीज जो ऑलरेडी ऑन बोर्ड हो चुकी हैं, अर्जेंटीना, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मोरक्को, कनाडा, यूक्रेन, यूनाइटेड किंगडम, उन्होंने अपनी एक तरह से ऑपोजिशन दिखाई है कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनको क्यों इन्वाइट किया गया है, ठीक है। अब उन्होंने वैसे ही ऑन बोर्ड तो आ चुके हैं, बट उन्होंने स्टिल ये बोला है कि हमें व्लादिमीर पुतिन को यहाँ पर नहीं बुलाना है, बट उनको स्टिल अमेरिका की तरफ से ये इन्विटेशन गया है। देन इंडिया स्पेन मस्ट पूल रिसोर्सेज टू फाइट टेरर। टेरर के लिए यहाँ पर स्पेन और इंडिया के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर बात की गई है कि हमने शेयर की है पोजीशन ऑन काउंटरिंग टेररिज्म, है ना। तो अब यहाँ पर यही बोला गया, मीटिंग जो है किसकी, फॉरेन मिनिस्टर जो है स्पेन के, वो उन्होंने विजिट किया है यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनके साथ। एंड फाइनली डिस्कशन हुई कि अब ट्रेड को कैसे एनरिच करना है, कल्चरल वैल्यूज हम इनिशियली शेयर करते हैं, क्योंकि पहले एंशिएंट टाइम से भी हमारा ट्रेड हुआ करता था। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर कैसे डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, ये सब चीज़ों को कैसे हम वापस से अब इंटैक्ट रख सकते हैं,
है ना, उसके ऊपर डिस्कशन की गई। एंड यूनाइटेड नेशंस एंड G20 के अंदर फर्दर हमने शेयर्ड गोल्स ऑफ पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड स्टेबिलिटी अक्रॉस द वर्ल्ड, हमें उसकी मिसाल बनना है इंडिया और स्पेन को, ये चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली। तो अब यहाँ पर एक्सपैंड करना है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को, कि जो स्पेन की स्ट्रेंथ्स है वो इंजीनियरिंग, रेलवेज, रिन्यूएबल एनर्जी, अर्बन सर्विसेज, डिफेंस, एरोस्पेस कॉम्प्लीमेंट करता है इंडिया के डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ को। एंड अकॉर्डिंगली आने वाले टाइम में हो सकता है पैक्ट भी कोई साइन हो जाए। तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या ट्रेड रिलेशनशिप बिटवीन द टू कंट्रीज है वो फर्दर स्ट्रेंथन किया जाएगा। और यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है विद बायलेटरल ट्रेड इन गुड्स स्पेसिफिकली, सर्विसेज की बात नहीं हो रही है, गुड्स की बात की जा रही है। $135 बिलियन इन द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023-2024। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। गुड्स की बात हो रही है, मर्चेंडाइज की बात हो रही है, सर्विस सेक्टर की बात नहीं हो रही है। तो इसी वजह से इंडिया अब ऑल्टरनेटिव यूएसए का ढूंढने के लिए कहां पर, स्पेन वाली साइड चला गया, यूरोपियन यूनियन वाली साइड चला गया है। तभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है इसके ऊपर इतना ज्यादा दबाव डाला जा रहा है। देन नेक्स्ट आपकी क्या न्यूज कह रही है, सुप्रीम कोर्ट टेल स्टेट्स टू फ्रेम पॉलिसी ऑन पुलिस मीडिया ब्रीफिंग इन 3 months। तो पुलिस मीडिया ब्रीफिंग जो है वो क्या है कि अब पुलिस जो है वो टाइम एंड अगेन मीडिया को ब्रीफ करती रहे, है ना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो आ जाते हैं जुडिशियल कस्टडी के टाइम पे या इवन पुलिस कस्टडी में जब किसी को रखा जाता है ना। कि 2014 के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक केस को नोटिस किया गया था एंड उसके अंदर 16 पॉइंट्स की कैसे मैंडेटरी गाइडलाइंस जो है इसको ले डाउन किया गया था कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस प्रोटेक्शन में या पुलिस कस्टडी में है या एक्स्ट्रा जुडिशियल कस्टडी में भी है एंड स्पेसिफिकली वो केस एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से रिलेटेड था, तो बहुत सारे ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो स्प्रेड ना हो। एंड जो मीडिया है वो मीडिया ट्रायल्स जिसको स्पेसिफिकली बोलते हैं ना, मीडिया ट्रायल्स पे कोई व्यक्ति या कोई ऐसे इंस्टीट्यूशन ना जाए, क्योंकि पुलिस अपने आप में सरकार को यहाँ पर दर्शाती है। तो पुलिस अगर उसका यहाँ पर हिस्सा है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो उनकी जो छवि है वो खराब होती है। तो पुलिस को एंड मीडिया ब्रीफिंग्स जो है स्पेसिफिकली देने के लिए यहाँ पर बोला गया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो आपस में मिलें, ठीक है, एक इस तरीके की हैंडबुक को प्रिपेयर किया जा सके। एंड जो हैंडबुक है वो कंटेन करेगी इस 16 पॉइंट्स को जो 2014 के अंदर जजमेंट यहाँ पर दी गई थी। अब उन 16 पॉइंट्स के अंदर जो पुलिस मैनुअल होगी मीडिया ब्रीफिंग को लेकर, एंड एमिकस क्यूरे फ्रेंड ऑफ द कोर्ट उनको भी यहाँ पर बुलाया गया, ठीक है, कि उनकी जो एक्सपर्ट है उनकी भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ली जाए, उनके बारे में उनका क्या विचार है, ओपिनियन है, उनको भी यहाँ पर बुलाया जा सके, ठीक है। एंड जो नीडफुल है इट हैज टू बी डन विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months from the date of copy of receipt of this order is received by the particular institutions or the state governments, ठीक है। तो यहाँ पर सरकार को यही बोला गया है कि आप प्लीज ये हैंड आउट को यहाँ पर प्रिपेयर कीजिए कि मीडिया के अंदर टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है सही तरीके से पहुंच सके, ताकि जो मीडिया ट्रायल्स है वो ना हो पाए, प्लस मिस इन्फॉर्मेशन जो फैलाई जाती है वो ना हो पाए, है ना, कि इस वजह से कई बार जो पब्लिक ऑर्डर है वो भी डिस्टर्ब होता है। तो उस चीज के लिए भी यहाँ पर सरकार को बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देन मिलिट्री पावर स्टिल द अल्टीमेट आर्बिटर। तो इंडियन एयरफोर्स के जो चीफ हैं, चीफ एयर मार्शल AP सिंह, जो वेडनेसडे हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या कहा, वो एक सेमिनार को यहाँ पर अटेंड कर रहे थे। उन्होंने बोला कि नेशनल सिक्योरिटी में अल्टीमेटली अगर आप देखोगे कि इकोनॉमिक डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ तो है, बट इट इज नॉट द ओनली सेफगार्ड जो कि सॉवरेनिटी का यहाँ पर हमें दर्शाता है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर एग्जांपल दिया एंशिएंट इंडिया का। उस टाइम पे बोलते थे कि इंडिया जो है वो सोने की चिड़िया है ना। अब सोने की चिड़िया क्या है, तब हमारे पास मतलब पैसा भी था, इकोनॉमिक जो आप कह सकते हो स्टेबिलिटी भी थी, प्लस उसके बाद हमारा ट्रेड भी चल रहा था एंड सुपरियोरिटी थी हमारी अपने रीजन के अंदर, है ना, कि इंडिया इतना कुछ यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट भी करता था, इंपोर्ट भी करता था, सोने की चिड़िया भी था ऑल टुगेदर। बट यहाँ पर हम एक चीज पे लैक कर रहे थे कि हम वासुदेव कुटुंबकम को यहाँ पर लेकर चल रहे थे, बट हमें कह सकते हो कि कॉलोनाइजेशन से फिर भी वो चीजें यहाँ पर रोक नहीं पाई। तो एट द एंड अल्टीमेटली उन्होंने बोला कि मिलिट्री पावर जो है वो स्टिल इट इज द यू कैन से बैकअप दैट अ पर्सन नीड्स टू कीप, एंड इट इज द फ्रंट लाइन डिफेंस जो कि कंट्री की होती है। बैकअप भी क्या, फ्रंट लाइन डिफेंस है। एंड इस वजह से सॉवरेनिटी आजकल के टाइम पे एंड पहले के टाइम पे भी अगर हमारी ऐसी फ्रंट लाइन डिफेंस जो है एग्जिस्ट करती, तब भी शायद आज हम कॉलोनाइज ना हुए होते, है ना। तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर आपको बताई कि एयर पावर जो है मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कितनी जरूरी है, कैपेबिलिटीज जो रिपीटेडली डिलीवर की गई हैं, आउटकम्स को जितना डिलीवर करती है स्पेसिफिकली। अब वो चीफ मार्शल है ना, तो वो स्पेसिफिकली यहाँ पर किसके बात करेंगे, वो अब एयरफोर्स के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया। देन बिग AI स्पेंडिंग डज नॉट गारंटी जियोपॉलिटिकल पावर। तो अश्विनी वैष्णव जो है वो अब यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, उन्होंने यहाँ पर स्पेसिफिकली स्टेटमेंट जो है इंटरनेशनल आप कह सकते हो प्लेटफॉर्म के ऊपर दी है। उन्होंने बोला कि AI की जब हम बात कर रहे हैं, AI के ऊपर कौन सी कंट्री, कौन सी कंपनी कितना पैसा खर्च कर रही है, वो जियोपॉलिटिकल पावर को कहीं पे भी नहीं दर्शा सकता। उनका व्यू पॉइंट यहाँ पर ये कहना है कि जिसको हम मशीन लर्निंग बोलते हैं, हम LLMs बोलते हैं ना, इनको लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बोलते हैं, जिसके बेसिस पे AI चलता है, कोड्स जो होते हैं हमारे, है ना। उन्होंने बोला कि कोई एक कंट्री आज 1000 करोड़ रुपए लगा रही है AI को चलाने के लिए। अब AI को चलाने के लिए आपको कोई व्यक्ति है जो आप कह सकते हो टारगेट ऑडियंस, जैसे आप और मैं, है ना, जो नॉर्मल व्यक्ति AI को यूज भी करते हैं,
तो वो हम जनरली इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये मशीन लर्निंग जो इतनी ज़्यादा आप कह सकते हो कॉम्प्लिकेटेड है एंड कॉस्टली भी है ना। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको वो सस्ते रेट पे या कुछ फ्री अमाउंट में एक नॉर्मल व्यक्ति को केटर करने के लिए उसको रखना पड़ता है। उन्होंने बोला ये सस्टेनेबल मॉडल तो नहीं है, ठीक है, कि धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जितने भी एआई मॉडल्स बनाने वाले व्यक्ति हैं ना, ये अपने आप ही बैंकरप्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनका यूजेज तब तक ही लोग करेंगे जब तक वो या तो सस्ते रेट पे अवेलेबल है एंड या फिर वो फ्री रेट पे अवेलेबल है। उसके अलावा अगर आप बोलो कि कोई पेड सब्सक्रिप्शंस लेगा तो वो इतनी ज़्यादा महंगी होंगी कि धीरे धीरे करके जो लॉसेज ये बेयर कर रही है कंपनीज, कि इन द लॉन्गर रन आप देखोगे कि ऑलरेडी बैंकरप्ट होते हुए नजर आएंगे। तो जियोपॉलिटिकल पावर को किसी तरीके से भी ये नहीं दर्शाते हैं कि अभी के लिए इनके पास पैसा होगा, हो सकता है पैसा कमा भी ले अभी के लिए, बट लॉन्ग टर्म की सस्टेनेबिलिटी इनकी कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ऑटोमेटिकली उन्होंने बोला कि एआई जो है वो अब ह्यूमंस ने बनाया है, तो ह्यूमंस की पावर जो है वो कभी भी एआई रिप्लेस नहीं कर सकता एट एनी कॉस्ट। तो कितना भी आप एआई को यहाँ पर यूज करने की कोशिश कीजिए, एआई मॉडल जो है इसको इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए, तो वो हमारी हेल्प के लिए है, ठीक है, सेकेंडरी हेल्प के लिए, बट प्राइमरीली अगर आप ह्यूमंस की बात करो तो दे आर द अल्टीमेट पावर, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें यहाँ पर बताया। देन ₹68 टू फ्रेश लो, 91.7 रुपीज पर $US ऑन परसिस्टेंट एफपीआई आउटफ्लो। तो आपको समझ में आ गया होगा स्टोरी क्या चल रही है, एफपीआई आउटफ्लो क्यों हो रहा है, ठीक है, कि इंडियन मार्केट में अब आप कह सकते हो कि शेयर्स जो हैं वो वही रिपीटेड कहानी है इस टाइम पे, कि जो शेयर्स के प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, है ना, ओवर प्राइस्ड है। अभी उनको यहाँ पर आप कह सकते हो मार्केट में करेक्शन आनी ज़रूरी है। प्लस जो डिविडेंड्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किए जा रहे थे, या आप कह सकते हो कि जो परफॉर्मेंस यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, वो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो, या इंडियन गवर्नमेंट भी क्या, इंडियन मार्केट है, उनको प्रोवाइड यहाँ पर नहीं कर पा रही थी। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, जैसे इंडोनेशिया जैसी कंट्रीज हो गई या इवन जापान जैसी कंट्रीज हो गई, जहाँ पर उनको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पर देखने को मिलता है, तो उनकी तरफ वहाँ पर वो ज़्यादा झुकाव उनका होता जा रहा है, तो वो पैसा यहाँ से अपना लिक्विडेट करते हुए जा रहे हैं। आईपीओज जो इसी वजह से जो है वो हो रहे थे, है ना, आईपीओज लॉन्च हो रहे थे एंड लोग जो है इन्वेस्टर्स जो एफपीआईज निकल गए अपना पैसा लेकर, अपना शेयर लेकर, है ना, ये चीज़ हो रही है। प्लस उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन बहुत ज़्यादा है, अभी ग्रीनलैंड का मुद्दा भड़क गया है वापस से यूएस के द्वारा, है ना। अब ये सारे इश्यूज की वजह से अब क्या होता है कि आपकी सप्लाई चेन या इवन ग्लोबलाइजेशन के एरा में कोई एक कंट्री सिंगल हैंडेडली अपनी मार्केट को तो मैनेज कर नहीं सकती है। एक कंट्री के अंदर कुछ यहाँ पर दिक्कत क्रिएट होती है तो दूसरी कंट्री ऑटोमेटिकली उसके ऊपर इंपैक्ट होती है। तो एक्चुअल में वासुदेव कुटुंबकम यही है, वर्ल्ड टुगेदर एज अ फैमिली, यही चीज को डिपिक्ट कर रही है ग्लोबलाइजेशन को, ठीक है, कि ग्लोबलाइजेशन जो है उसके अंदर अब एक आपकी सप्लाई चेन एक कंट्री की वजह से डिस्टर्ब हो रही है, दो कंट्रीज जो है वो इसका इनिशियल पार्ट है वॉर का, है ना। तो अब जैसे रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देख लो, रशिया और यूक्रेन की लड़ाई शुरू हुई तो अब तेल को लेकर जो है हाहाकार मच गया, चीजें यहाँ पर खराब होनी शुरू होगी, स्विफ्ट सिस्टम डिस्टर्ब किया गया रशिया के लिए, मल्टीपल चीजें यहाँ पर होती रही, है ना। एंड इवन यूरोपियन यूनियन को भी महंगा तेल जो है वो परचेज करना पड़ा काफी टाइम तक, क्योंकि उन्होंने रशिया को यहाँ पर बैन कर दिया। तो अब ये सारी चीजें जो है वो ग्लोबलाइजेशन के एरा के अंदर किसी भी मार्केट को, किसी एक कंट्री की मार्केट को स्टेबलाइज करने में बहुत ज्यादा यहाँ पर दिक्कत क्रिएट करती है। तो यही चीजें अब इंडिया के लिए भी है कि अब हमारी जो आप ग्रोथ है, क्योंकि वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी अभी भी हमने 2026 के अंदर प्रेडिक्ट किया है एंड डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, इवन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भी ये चीज को यहाँ पर माना है ना। एंड आईएमएफ की भी रिसेंट यहाँ पर रिपोर्ट ने यही चीज बोली है कि इंडिया जो है वो ग्रो करेगी। हमारी एक्सपेक्टेड रेट 6.6% थी, बट अब हम देख रहे हैं कि 7.2% के आसपास जो है इंडिया ग्रोथ दिखाएगा। बट वो रेजिलियंस जो है वो आप कभी भी डोमेस्टिक डिमांड से कंटेन नहीं कर सकते हो। आपको एटलीस्ट यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन के एरा में क्या करना है, आपको आउटर वर्ल्ड में अपनी कंट्री डोमेस्टिक बाउंड्री से बाहर जाकर भी ट्रेड को कंडक्ट करना पड़ेगा। वो ट्रेड तब कंडक्ट हो पाएगा ना जब आप स्टेबिलिटी देखते हो किसी एरिया के अंदर। तो इसी वजह से जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है वो नॉर्मल हमारी जो करेंसी है, क्योंकि सप्लाई ऑफ रुपी जो है मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ गया, वैल्यू तब वैसे भी डाउन जाएगी। एंड यूएस ने क्या किया है फाइनली, अब ग्रीनलैंड का मुद्दा भड़का दिया, उस वजह से फिर इंस्टेबिलिटी होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है। ऊपर से टैरिफ्स तो हमारे ऊपर लगे ही लगे हैं। तो रेजिलियंस को आप कहाँ पे, अब अगर आप कोई डिफेंस प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसका क्या करोगे, कितना ही खुद के लिए बना के रखोगे जब तक कोई परचेज करने वाला भी नहीं होगा, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं। देन जियोपॉलिटिकल टेंशंस पॉइंट टू एलिवेटेड रिस्क पॉलिसी अनसर्टेनिटी, सेम अगेन वही न्यूज़ यहाँ पर आ रही है आपको लेकर। थोड़ा सा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि एस्केलेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस जो है यूएस के द्वारा, किसके अंदर, इंटरवेंशन ऑफ वेनेजुएला। फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पर बोल दिया कि लैटिन जो अमेरिकन कंट्रीज है, स्पेसिफिकली ब्राजील के कॉन्टेक्स्ट में हमने कल चीजें डिस्कस की थी, है ना। तो ये प्रॉब्लम्स क्या है, ब्राजील जो है वो इंडिया से वेपन्स की सप्लाई बहुत ज्यादा ले रहा था। हमारी जो डील है लास्ट ब्राजील के साथ वो भी हुई थी, है ना। ब्रिक्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता ही है, प्लस ब्राजील जो है ह्यूमैनिटेरियन प्लस डिप्लोमेटिक व्यू जो है इसको भी देख रहा है। वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो उसको तो स्केपगोट की तरह यहाँ पर यूज किया गया एक एग्जांपल को सेट करने के लिए। तो इंडिया जो है अब करे तो करे क्या,
ठीक है। तो अगर वो सोवियत नेशंस को यहाँ पर जो है ज़्यादा देखता है, सोवियत नेशन या जो आप कह सकते हो रशिया के सपोर्ट में है, तो यूएस से मार पड़ती है, ठीक है। यूएस जो है अभी तक कुछ स्टेबिलिटी के साथ नहीं है, यूएस के साथ हमारे रिलेशन खराब हो गए, उनके पाकिस्तान के साथ रिलेशन अच्छे हैं, है ना। तो अब इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से हमारी जो ग्रोथ है कि वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी जो है, इवन हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी हुए हैं, वो तभी कैरी आउट हो पाएंगे ना अगर सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। तो यहाँ पर यही चीज़ आपको न्यूज़ बोल रही है कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड यहाँ पे प्रेडिक्ट जरूर किया गया है, बट हमें यहाँ पर सिग्निफिकेंट डाइवर्सिफिकेशंस करनी ही पड़ेंगी ताकि हम अपने एक्सपोर्ट्स को स्ट्रेंथन कर सके एंड मिटिगेट कर सके एक्सटर्नल सेक्टर के रिस्क को। एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हमारा क्या आता है, हमारा ट्रेड आता है कि हमें अपनी रेजिलियंस डोमेस्टिक मार्केट के अंदर तो मैक्सिमम रखनी ही पड़ेगी आने वाले साल के अंदर, प्लस हम अपने जो एक्सटर्नल सेक्टर के अंदर हमारे जो रिस्क इन्वॉल्व है उसको हमें मिनिमल करना पड़ेगा। अब हमें पता है कि रशिया के साथ हमारा रिलेशन अच्छा है, बट यूएसए की नजर उसके ऊपर है, तो हम वहां पर ना ट्रेड करें इतना ज्यादा। हम इस जो एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है इसको मिटिगेट कैसे करें, है ना, उस चीज के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। अभी हमारी इकोनॉमी के जो स्टेट ऑफ द इकोनॉमी के एक स्पेसिफिक चैप्टर में हम एक्सटर्नल सेक्टर को पढ़ते हैं, उसके ऊपर ये डिपेंडेंट है ना। तो ट्रेड नेगोशिएशंस हमारी ऑलरेडी चल रही हैं ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए। तो हमने 14 कंट्रीज के साथ, अपने ग्रुप्स के साथ भी, जो आप कह सकते हो कि मेजरली जिसके अंदर 50 नेशंस भी कवर होते हैं, उनके साथ हमारा ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या किसी तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। फाइनली उनके साथ बात अभी चल भी रही है, एंड न्यूजीलैंड एंड ओमान के साथ हमारा जो है डील हो चुकी है एफटीए से रिलेटेड। तो 2025 के अंदर एक मेजर इकोनॉमिक रिफॉर्म यहाँ पर देखने को मिला था, जिसमें अब हमारे पास रैशनलाइजेशन टैक्स स्ट्रक्चर्स की हुए, देन जीएसटी 2.0 आया, लेबर कोड जो है वो नए आए, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स आए, फाइनेंशियल सेक्टर डीरेगुलेशन आई, एंड विच आर एक्सपेक्टेड कि हमारी जो ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स हैं वो आगे बढ़ाएंगे। एंड जो बैंकिंग है इंडिया के अंदर 2024-2025 के अंदर, उसने रेजिलियंस को यहाँ पर देखा बैंकिंग सेक्टर के कैसे, जिसमें स्ट्रॉन्ग कैपिटल बफर्स को आरबीआई ने एंड इवन द स्पेसिफिक बैंक्स दे हैड टू मेंटेन, इंप्रूव्ड एसेट क्वालिटी एंड रोबस्ट प्रॉफिटेबिलिटी, नॉट नॉन प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। यहाँ पर आप देखो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट से रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन भी डिस्कस की थी कि वो भी ड्रास्टिकली यहाँ पर कम हुए हैं, है ना। तो जिस वजह से जो अब लोन्स हैं उसको भी इजीली गिव आउट करने की बात की जा रही है। मैक्रो स्ट्रेस टेस्ट जो है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो दिसंबर 2025 के अंदर यहाँ पर रिलीज हुई थी, कि रेजिलियंस जो बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की है वो अब विदस्टैंड कर सकती है लॉसेस को अंडर एडवर्स सिनेरियोज, और मेंटेन कर सकती है कैपिटल बफर्स को जो कि अबव द रेगुलेटरी मिनिमम यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं। तो हमारे पास रेजिलियंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, हमारे पास है वो रेजिलियंस, बट हम उसको कैसे अब इंप्लीमेंट करते हैं उसके ऊपर यहाँ पर देखना पड़ेगा। कि अब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स हैं दिसंबर के जो ये सजेस्ट करते हैं कि हमारी ग्रोथ यहाँ पर होगी, ठीक है। अब जो डिमांड कंडीशंस हैं अगर वो ऊपर रहती है, तो हमारी डोमेस्टिक जो आप कह सकते हो डिमांड है अगर वो ऊपर रहती है प्रॉपर तरीके से, तो हम जो है इजीली सस्टेन कर सकते हैं। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखो रोटी कपड़ा मकान भी सिंपल तरीके से अगर आप देख रहे हो, तो रोटी खाने के लिए हमारे पास अनाज बहुत है, ठीक है, कोई इतना प्रॉब्लम यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बस हम एक्सपोर्ट से जो पैसा कमा रहे हैं वो मे भी थोड़ा सा कम हो सकता है। तो अब ऐसे प्रॉब्लम्स के अंदर अगर हमारा खुद का ही नेशन सस्टेन कर जाता है तो बहुत बड़ी अचीवमेंट इसको मान के आप चलिए, ठीक है। कि हेडलाइन सीपीआई जो है वो अब दिसंबर के अंदर वो कम जरूर रही टॉलरेंस लेवल से, बट अगर आप देखो धीरे धीरे करके जो पैटर्न है वो शिफ्ट होते हुए नजर आएंगे। अब फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो है या कमर्शियल सेक्टर है वो भी बढ़ गया है 5 साल के अंदर, एंड बोथ बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग जो फैसिलिटीज है उसको भी एक्सटेंड किया गया है, कंट्रीब्यूट कर रही है टू द जीडीपी आल्सो। एंड एक स्ट्राइकिंग बैलेंस इनोवेशन एंड स्टेबिलिटी का यहाँ पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए भी बताया गया है, एंड प्रूडेंट अप्रोच की इसकी रेगुलेशन एंड सुपरविजन जो हमें इंप्रूव करने के लिए, प्रोडक्टिविटी एंड सपोर्ट करने के लिए, लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, वो सस्टेनेबिलिटी हमारे पास एग्जिस्ट करती है। उन्होंने ये चीज बोली कि हमारा बैंकिंग सेक्टर एक्सपैंड हुआ है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कम हुए हैं, हमने एक्सपोर्ट भी ज्यादा किया है, बट हमारी जो डोमेस्टिक डिमांड है वो सीपीआई जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर बिलो एवरेज रहा है, बट वो इस वजह से क्योंकि हमारे कंज्यूमर पैटर्न्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं। अगर उसको यहाँ पर मेंटेन करके चलें तो हमारे पास सीपीआई जो है या हमारी डोमेस्टिक डिमांड है वो भी एग्जिस्ट करेगी। तो डोंट वरी, हमें कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार भी चीजों को मैनेज करेगी। बैंकिंग सेक्टर, नॉन बैंकिंग सेक्टर, वो भी जीडीपी के लिए इनफ रेजिलिएंट है कि हम इन जियोपॉलिटिकल टेंशंस को ओवरकम कर जाएंगे। प्लस हमारे पास जो ट्रेड एग्रीमेंट्स बाकी नेशंस के साथ हुए हैं वो तो थोड़ी बहुत यहाँ पर हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर आप देखो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया कॉन्फ्लिक्ट से थोड़ा सा दूरी रहते हैं ना, जापान हो गया कॉन्फ्लिक्ट वाले रीजन से दूरी है, तो इतना ज्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाली है। देन रेज फोकस ऑन क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स ऑफिशियल, तो पीयूष गोयल जी की स्टेटमेंट आई है, बस उन्होंने यही बोला है कि जैसे अब क्रिटिकल मिनरल्स है उसके अंदर इंडिया भी चाहता है कि अपने क्रिटिकल मिनरल्स को यहाँ पर एक्सप्लोर करे, तो उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, तो वही नॉलेज ट्रांसफर के थ्रू ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा मे बी एमओयू इसको रिगार्डिंग साइन हुआ है, एंड इवन कि हम नॉर्डिक कंट्रीज के साथ अगर आप देखो उनके साथ भी हमारा अब उठना बैठना यहाँ पर ज्यादा, पोलैंड की जब हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट नेशंस ऑल्सो, है ना, तो उनके साथ भी हम जो है नॉलेज ट्रांसफर के थ्रू हम चाहते हैं कि अपने पोटेंशियल को यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सके
एंड फाइनली जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, स्ट्रेटेजिक मिनरल्स हैं, उनके एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को तेज किया जा सके एंड स्पेसिफिकली जो ऑब्वियस जियो पोटेंशियल एरियाज हैं उसको डेफिनेटली बाय 2030 हम एक्सप्लोर कर सके एंड एक्सप्लोरेशन एफर्ट्स को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा एंड स्पेसिफिकली एक प्रोएक्टिव रोल इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पर रोल प्ले कर रही है कि आने वाले टाइम में कोई दिक्कत यहाँ पर सप्लाई चेन में ना हो सके। इस वजह से क्रिटिकल स्ट्रेटेजिक मिनरल्स को यहाँ पर हमें उनके ऊपर यहाँ पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। देन 2026-2027 के फाउंडेशन बैचेस फॉर जीएस एज वेल एज ऑप्शनल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। अलॉन्ग विद दैट अगर आप देखो स्टेट पीसीएस के जो बैचेस हैं फॉर यूपी पीसीएस, पंजाब पीसीएस, हरियाणा पीसीएस एंड स्पेसिफिकली बिहार भी जो हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम है 72nd बीपीएससी का पेपर है, सभी के फाउंडेशन बैचेस हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं। अगर आपको किसी भी तरह की बैच की इंक्वायरी करनी है तो आप हमारी वेबसाइट www.sleepyclasses.com पर जा सकते हैं, कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे भी जा सकते हैं या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। उसके अलावा कमेंट सेक्शन भी आपके पास अवेलेबल है, आपको सारी डिटेल्स कोर्सेज की रिगार्डिंगली दे दी जाएंगी। ठीक है, तो कोई वैसे भी अगर आपको डाउट होता है न्यूज़ का तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर डायरेक्टली मुझसे कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली हम आपके डाउट्स लेंगे एंड ये जो डाउट्स है वो इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज न्यूज़ नॉट ओनली, ठीक है, कोई और न्यूज़ भी है अगर आप तो उसके रिगार्डिंग भी मुझसे डाउट जो है वो पूछ सकते हैं, उसको भी हम टेकअप कर लेंगे एंड मेजरली जो आपका पीयर ग्रुप है, जो आपके साथ जो स्टूडेंट्स होंगे उनका भी मे बी अगर सेम डाउट होता है तो उसको भी हम यहाँ पर केटर करते हैं। ठीक है, तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। पढ़ते रहिए, जोश से पढ़ाई कीजिए, अब तो आपका पेपर आने वाला है एंड उसी जोश के साथ हम वीडियोस को भी आगे बढ़ाते जाएंगे। थैंक यू सो मच।